इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आप जानते हैं एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, दे फॉलो ट्रेंड्स, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट से लेकर राइट पे जाते हैं तो ऐसे केस में कुछ वेरिएशन आता है, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऐसे केस में भी कुछ वेरिएशन आता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन इन जनरल कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। तो वो ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस बारे में हम लोग बात करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एटॉमिक रेडियाई। द प्रॉपर्टी इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए किसी एटम का जो रेडियस होता है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को n मान लेते हैं, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, दैट इज़ एटॉमिक रेडियाई। लेकिन पॉइंट ये है इसको मेजरमेंट करना, इसका मेजरमेंट बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई फाइन बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होता है, तो एग्जैक्टली फाइन बाउंड्रीज नहीं होने की वजह से इसका कैलकुलेशन मेजरमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एटम्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कैसे रहते हैं वो, कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। अगर वो कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो ऐसे केस में उनको आइसोलेटेड वे में उनका एटॉमिक रेडियाई निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियाई की जो बात करते हैं बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं, यानी इसकी बात हम नॉर्मली नहीं करते जो यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट वन इज नोन एज कोवेलेंट रेडियाई। उसकी बात करते हैं कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एटम्स है, एक एटम ए है और दूसरा एटम भी ए है। ये दोनों एटम आपस में बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है ना, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उसके बाद यहाँ पे ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम d, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी जो x है और ये जो y इनके बीच में डिस्टेंस है d। तो जो कोवेलेंट रेडियाई होगा इसको मान लेते हैं rc, इट इज इक्वल टू d/2। इसका जो हाफ होगा दैट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियाई। आइए बात करते हैं मेटालिक रेडियाई के बारे में। तो देखिए मेटालिक रेडियाई जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 मेटल के एटम्स है, देयर आर 2 मेटल एटम्स, ठीक है। और ये जो मेटल के एटम्स हैं ये मेटालिक लैटिस में है, ठीक है ना, मेटालिक लैटिस में है। और इन दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम x, दैट इज एक्चुअली x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो x है यानी जो मेटालिक रेडियाई है उसको मान लेते हैं हम rm, इट इज इक्वल टू x/2। उसका क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड। एक सॉलिड कंपाउंड है, उस सॉलिड कंपाउंड में एटम्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, ये एटम्स आपस में बॉन्डेड नहीं है। इन नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है सम ऑफ वॉन डेर वाल रेडियाई, इट इज़ सम ऑफ वॉन डेर वाल रेडियाई। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो जो वॉन डेर वाल रेडियाई होगा rv, इट इज़ इक्वल टू y/2, ओके। अब गाइज अपने को कंपेयर करना है वॉन डेर वाल रेडियाई जो है rv, फिर हमको कंपेयर करना है rm और हमको कंपेयर करना है rc। इन जनरल अगर तीनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं गिवन एलिमेंट के लिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा जो रेडियस होगा दैट विल बी वॉन डेर वाल रेडियाई, क्योंकि ये आपस में बॉन्डेड नहीं है एटम्स, ठीक है। फिर होगा मेटालिक रेडियाई क्योंकि उनमें कोई अलग से ओवरलैप नहीं हो रहा है, और कोवेलेंट रेडियाई मिनिमम होगा क्योंकि वहाँ पे ओवरलैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एज यू कैन अंडरस्टैंड। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एक पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ऐसे केस में अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वेरिएशंस थोड़े से इरेगुलर रहते हैं, तो उनको जब हम वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तभी उसके बारे में जानेंगे। एस एंड पी ब्लॉक में इन जनरल डिक्रीज जो होता है एटॉमिक रेडियाई का वो होता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है दैट विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। द रीज़न इज़ जो Z इफेक्टिव होता है दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इंक्रीजेज अक्रॉस अ रो। ये क्या करते हैं, रो में जाते हुए इट इंक्रीजेज,
क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, जो वैलेंस शेल है वो सेम रहता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है, यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते रहते हैं। तो जेड इफेक्टिव पहले से इंक्रीज होता रहता है, इस कारण रेडियाई विल डिक्रीज। यानी अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेडियाई आएगा वो किसका आएगा, लिथियम का आएगा। ठीक है, दैट विल बी लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरोन, ग्रेटर देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर नियॉन का, तो नियॉन यहाँ पे क्या है, नियॉन यहाँ पे होता है हमारा इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के लिए हम कौन सा रेडियाई कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर द वॉन्डरवॉल रेडियाई, वी कंसिडर द वॉन्डरवॉल रेडियाई, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट जो होते हैं दे आर जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ओनली वॉन्डरवॉल रेडियाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गैसेज डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। ये जो इनर्ट गैसेज हैं वो केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते, तो इसलिए इसमें वॉन्डरवॉल रेडियाई का ही यूज़ किया जाता है। अगली हम बात करते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, वी गो डाउन द ग्रुप, तो ऐसे केस में एटॉमिक रेडियाई का क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक रेडियाई ऐसे केस में इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस ड्यू टू 2 रीजन्स। 2 रीज़न इसके होते हैं। पहला रीज़न इसका ये होता है कि यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज़ करती रहती है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू इंक्रीज़ करती रहेगी तो ऐसे केस में नई शेल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन विल बी फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने ही दूर जाते जाएंगे जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग। इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग का क्या मतलब होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके आसपास इस तरीके से हम शेल्स को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या चार्ज फील करते हैं रियल में, वो डिपेंड करता है कि अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं। अगर अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं इनर शेल्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और उसकी रिपल्शन की वजह से, उनके रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी शील्डेड फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, रिलेटिवली कम फील होगा। सो गाइज इन दोनों रीजंस की वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम बात करने वाले हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। सो गाइज अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। तो यहाँ जो ट्रेंड फॉलो होंगे वो दैट विल बी सेम एज एटॉमिक रेडियाई। मतलब अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो अगर हमारे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है एंड I नेगेटिव है, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता हूँ तो ऐसे केस में आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा ड्यू टू द सेम रीजंस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, अगर इनकी बात करता हूँ तो भी, और यहाँ पे हमने अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग N9 ले लिए तो भी डाउन द ग्रुप जो होगा वो आयनिक रेडियाई दैट विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है जैसे कि सोडियम मेटल है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक केटायन में। और जब ये एक केटायन में कन्वर्ट होता है तो ऐसे केस में इसका जो साइज़ होगा दैट विल बी स्मॉलर और बिगर। वो पेरेंट एटम, ये हमारा पेरेंट एटम है, और इसके कंपैरेटिवली इसका जो रेडियाई होगा दैट विल बी स्मॉलर। ठीक है, अब ये क्यों होगा इसके बारे में हम जल्दी से ही बात करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास फ्लोरीन है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जैसे कि आप जानते हो हैलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे केस में जो पेरेंट एटम है उससे इसका जो रेडियाई रहेगा दैट विल बी मच बिगर, दैट विल बी मच बिगर। सो व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट। देखिए सारा खेल जो होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ वो किसका होता है, जेड इफेक्टिव का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो ऐसे केस में भाई प्रोटॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज। और इसी का रिवर्स रीजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड।
दैट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होता है तो ऐसे केस में साइज ऑफ नेगेटिव आयन जो है इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द गिवन एटम। सो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास O2 नेगेटिव है, इसका साइज ऑक्सीजन एटम से ज़्यादा होगा, यानी अगर हमारे पास सल्फाइड आयन है तो उसका सल्फर एटम से चार्ज मतलब वो जो आयनिक रेडियाई है वो ज़्यादा होगा। आइए बात करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी जो होती हैं वो क्या होती हैं ये भी आपको आना चाहिए। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी से रिलेटेड ये जेईई मेंस एंड नीट एग्जाम दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी वो होती हैं जिसका नाम से ही पता लग रहा है, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसी स्पीसी जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। तो अगर हम बात करें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस है, हमारे पास F माइनस है, हमारे पास Na प्लस है और हमारे पास Mg2 प्लस है। ये ऑल ऑफ दीज स्पीसी आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इन सब में जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि 10 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज वेरी कर रहा है, उसी बेसिस पे यहाँ पे आयनिक रेडियाई भी वेरी करेगा। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मैग्नीशियम पे मैक्सिमम होगा और ऑक्सीजन में मिनिमम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में मिनिमम है, ठीक है। तो ऐसे केस में O2 माइनस में, यानी जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना आयनिक रेडियाई इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज Z इफेक्टिव विल डिक्रीज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज बिकॉज Z इफेक्टिव विल इंक्रीज। आइए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाता है C4 माइनस और हमारे पास आता है N3 माइनस और हमारे पास आता है O2 माइनस। इन तीनों में अगर हम देखें और साथ में ले लें एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्डर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें। ओके गाइज, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर इज दिस। गाइज एक एक्सेप्शनल ऑर्डर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो होता है आयनिक रेडियाई ऑफ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस एंड I माइनस। इसमें जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। देखने में हमें लगता है कि हाइड्रोजन जो है इसका आयनिक रेडियाई इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाइड्राइड का इतना ज़्यादा आयनिक रेडियाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो E/P की रेशियो है, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन की रेशियो है, इट इज़ इक्वल टू 2। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, H माइनस का साइज इज़ वेरी लार्ज। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है IE के नाम से। तो ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ये एटम है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है एक हो सकता है एक से ज़्यादा हो। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इन जनरल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वाई इट इज़ पॉजिटिव? इट इज़ पॉजिटिव क्योंकि हमें सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इट विल बी पॉजिटिव। ओके गाइज, अब उसके बाद ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 1। अगर फर्दर ये जो एटम है, ये जो आयन में कन्वर्ट हो चुका है, ये आयन फर्दर अगर आयनाइज होता है तो उसके लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का अगर कंपैरिजन करते हैं, जैसे IE1 और IE2 का कंपैरिजन करें, तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, वैसे वैसे जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड। जैसे कि मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमने एनर्जी दी, तो उसके लिए है मान लीजिए IE3, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ठीक है। तो आपने क्या समझा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर एनी स्पीसी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या है अपने सेम चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये किसके लिए हाईएस्ट होगी पीरियोडिक टेबल में, आप सोच सकते हो क्या? तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एट्सेट्रा, इन सब के लिए इट इज़ हाईएस्ट फॉर द नोबल गैसेस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं
हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया एट्सेट्रा, इन सब के लिए इट इज़ एक्चुअली लोवेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत ही आसान होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले एंड दे बिकम स्टेबल। सो गाइज कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, यानी कई फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, उससे पहले फैक्टर्स को जानने से पहले अपने को पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो ऐसे केस में इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसके साथ क्या होता है। ऐसे केस में इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, बिकॉज अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। ठीक है, बट स्टिल इसमें एग्जैक्ट रेगुलरिटी नहीं होती, थोड़े से इरेगुलर बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है वो कुछ डिफरेंट सा रहता है। ठीक है, नॉर्मली इंक्रीज होती है बट स्टिल थोड़ा सा हम देखें तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि हम अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, तो ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके अंदर जो एनोमली है, जो अजीब सी एक्सेप्शन है, उनको अगर देखें तो एक तो यहाँ पे है बेरिलियम एंड बोरोन का। ठीक है, अगर हम सिंपल डायरेक्टली देखते हैं तो हमारा बोरोन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी शुड हैव बीन मोर एज कंपेयर टू बेरिलियम, लेकिन होता रिवर्स है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? तो देखिए बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आउटर मोस्ट शेल का वो सेम है, लेकिन यहाँ से हमें s इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ से हमें p इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, अब जो ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, यानी सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है निकालना वो होता है s इलेक्ट्रॉन को, फिर होता है p को, फिर होता है d को, फिर होता है f को, क्योंकि s ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये न्यूक्लियाई के बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई से मतलब काफ़ी पास होते हैं, पेनिट्रेशन अच्छा रहता है, तो इस केस में उनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वहाँ पे उनको लूज़ करने से अनपेयर्ड हो जाएगा एंड दैट विल मेक इट अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उससे पेयरिंग हमारी कंप्लीट रहेगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ मोर इन द केस ऑफ बेरिलियम एज कंपेयर टू बोरोन बिकॉज ऑफ द s इलेक्ट्रॉन एज वेल, एंड उसके अलावा ये जो फुली फिल्ड है ये भी एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगला जो एक्सेप्शन जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है n और o का। n और o में नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो o का जो है o पीरियोडिक टेबल में राइट पे रहता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, पर n में ऐसा होता है। अब n में ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है गर्ल्स एंड बॉयज़। n में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड है। और अगर हम O की बात करें तो O में आएगा दैट विल बी 1s2 2s2 2p4। अब आउटर मोस्ट शेल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिटल में है, तो इनके बीच में रिपल्शंस होंगे, इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ईजी होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, और इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर आप लूज़ करते हो तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मतलब में आ जाएंगे, और अगर सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अगर होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी दैट विल डिक्रीज। ठीक है, अब इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूजली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली हेल्ड नहीं होंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ेगा, जो एटॉमिक रेडियाई है दैट रेडियस विल इंक्रीज। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके अलावा शील्डिंग जो होती है वो भी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की है वो इंक्रीज हो जाती है, दोनों ही वजह से ऐसा होता है। ओके गाइज, तो फैक्टर कुल मिला के इसमें 4-5 फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर ये हो गया कि भाई अगर शेल नंबर बढ़ता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो ऐसे केस में इट विल डिक्रीज। सेकंड फैक्टर अगर बात करें तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होता है, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो भी ये इंक्रीज होता है।
उसके अलावा अगर शील्डिंग बढ़ती रहती है, शील्डिंग अगर बढ़ती रहती है तो इट विल डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि शील्डिंग अगर बढ़ेगी तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतना जेड इफेक्टिव जेड जो है वो फील नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा इट इज़ मोर फॉर फुली फिल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में हैं तो उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट रहेगा। उसके अलावा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो ऐसे केस में एस, पी, डी और एफ में एस को निकालना, यानी एस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। सो गाइज अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज़, मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है ए और उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ पे एनायन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इन जनरल एनर्जी रिलीज होती है, बट यहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होता है, हो सकता है, एंड इट कैन बी एंडोथर्मिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। बट इन जनरल वो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी यानी सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज होगी तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे कि हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में हम फ्लोरीन की अगर बात करें तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड टू F माइनस। अब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पहले से स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 1s2, फिर है 2s2 और फिर है 2p5। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी अचीव्ड। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में फ़ायदे का सौदा है एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस में ऑक्टेट जो होती है वो ऑलरेडी कंप्लीट होती है, ऑलरेडी वो स्टेबल होते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है तो भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हैंस द प्रोसेस इज नॉट एक्सोथर्मिक, दैट विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट चाहते हैं तो ऐसे केस में जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। देखिए इट विल बिकम इंक्रीजिंगली नेगेटिव, ये इंक्रीज़ करेगी और इसकी नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजियर होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता जाएगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब आसान क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड हैं तो नए इलेक्ट्रॉन को आना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो गाइज अब बात करते हैं अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है इट विल बिकम लेस नेगेटिव, इट विल बिकम लेस नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो अब लेस टाइटली हेल्ड है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो आपने देखा EA विल बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर हम बात करें P ब्लॉक एलिमेंट्स में, P ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र है, डाउन द ग्रुप जाएं, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, ठीक है। सभी में ऐसा होता है जो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है इट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। ऐसा नॉर्मली नहीं होता लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है, P ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा ही होता है। जैसे कि ऑक्सीजन में जो वैल्यू है वो -141 किलो जूल्स पर मोल है और यहाँ पे सल्फ़र में इट इज़ -200। सिमिलरली फ्लोरीन क्लोरीन में भी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 328 होती है। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि भाई ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पहली चीज़ तो उसको जो रिपल्शन फील होगा, इलेक्ट्रॉन एडेड टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विल फील मोर रिपल्शन, विल फील मोर रिपल्शन, ठीक है।
क्योंकि ऐसे केस में क्या हो रहा है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर के काफ़ी पास है, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात, जब यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र में, क्लोरीन में, इन सब में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इनके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो दे कैन एकोमोडेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्वाइट ईजिली एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो ओके गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। बाकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।